हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्नों का सेट। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें एक सेट में आपको 25 साइंस के प्रश्न को देखने को मिलेगा और ये जो पूरा जो सेट है यह प्रीवियस ईयर से लिया गया है क्वेश्चन। और जो भी एएलपी के परीक्षा उन्हें देना है वह इस सेट को, इस पूरे सीरीज को देखकर जरूर जाए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये आने वाला टेक्नीशियन चाहे ग्रुप डी हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं और आप लोग बताइएगा कि इस सेट में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है, तो यह इनमें से किस घटना का या किस घटना की ओर संकेत करता है। कोई एक लड़का है जो अपने बाएं हाथ में कलम पकड़ा हुआ है और वह किस दर्पण की ओर अपना प्रतिबिंब देखता है कि वह अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए प्रतीत करता है। तो यह जो घटना यह पार्श्व परिवर्तन की घटना है। 3 नंबर सही है, यह पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से दोगुनी होकर 2v हो जाए। अगर किसी भी गतिज ऊर्जा अगर निकालना हो, अगर उसका वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। सीधे से याद रखना कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर गति को दोगुना करेंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा। आगे 3 नंबर की, यदि एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाए। तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ रहा है कि प्रतिरोध को दुगना होता है और विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। I = V/R, धारा = V/R इसका फॉर्मूला ही है, या V = IR किसी तरह से यह फॉर्मूला दिया गया है। ओम के नियम के अनुसार चालक में विभवांतर V इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V = IR होता है। आगे देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन, वसा, तेल का प्रचुर स्रोत है। प्रोटीन और वसा का सबसे अधिक जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसके बीज में, तो यह सोयाबीन के बीज में सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के बीज में ही पाया जाता है। आगे देखिए 5 नंबर, इसमें मिलान करना है। एक तरफ स्तंभ 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ जंतुओं का या फिर पक्षियों का नाम दिया गया है, जीव जंतुओं का। दूसरे तरफ वो किस माध्यम से सांस लेती है वह दिया गया है। तो तितली अपना श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से करती है। देखिए अगर इस प्रश्न में ऐसे अगर समझ में नहीं आए, 1-2 याद नहीं हो तो आप उसको देखिए जो याद हो। मछली किसे सांस लेगा, तो यहाँ पर देखिए कि मछली जो सांस लेता है वो क्लोम के माध्यम से लेता है, यानी 4 का 2 नंबर है। तो देखिए 4 का 2 यहाँ और यहाँ 2 जगह है। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षी सांस किससे लेगा, तो पक्षी जो सांस लेता है वह फेफड़ा से लेता है। फेफड़ा से 3 का 1 नंबर, 3 का 1 सिर्फ यहाँ है, बस ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी रहा के तितली सांस लेगा श्वास रंध्र से, केंचुआ लेता है सांस त्वचा से। आगे देखिए, हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम गैस के अलावा सभी उत्कृष्ट गैस के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 नंबर सही है, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम के बाहरी कोश में सिर्फ 2 होता है, यही एक अपवाद है। देखिए अन्य यहाँ पे हीलियम उत्कृष्ट गैस का नाम दिया गया है कि नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। और इन सभी के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में दिया गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस क्लोरीन के संयोग से 2HCl और ऑक्सीजन अभिक्रिया में H2O किसके रूप में है। ये जो H2O है यह यहाँ पर एक अपचायक का काम कर रहा है, अपचायक का की तरह व्यवहार कर रहा है। 3 नंबर सही हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो गति का पहला समीकरण V = U + AT होता है। अगर आपको किसी का संबंध पूछे तो संबंध में क्या करना है कि पहले नियम या दूसरे नियम या तीसरे नियम किसी में भी अगर संबंध पूछे तो आप सबसे पहले U को और A को काट दीजिए। U और A को हटा देना है, अब बाकी जो बचता है वही उसका संबंध है। तो इसमें वेग और समय बचा, तो पहले नियम से हमको वेग और समय का पता चलता है। तो देख लीजिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, वेग और समय। कुछ नहीं करना, जो भी U और A को काट देना है और बाकी जो बचता है वही उसका संबंध बताएगा। देखिए आगे तीनों हम आपको बताते हैं। गति के पहले समीकरण से वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। कैसे, हम U और A को काट दिए
तो बच गया वेग और समय। अब देखिए गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। तो यहाँ से u काट देंगे, a काट देंगे, तो आपका बचा क्या s, स्थिति बचा और यहाँ पे समय बचा। तो गति के दूसरे नियम से स्थिति और समय के बारे में पता चलता है। और गति के तीसरे नियम में देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो यहाँ पर u और a को काट देना है, तो बच गया वेग और स्थिति। तो गति के तीसरे नियम से हमें वेग और स्थिति के बारे में पता चलता है। तो आप इस तरीके से, बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद है तो आप u और a को काट दीजिए, यानी प्रारंभिक वेग और त्वरण को हटा देना है, बाकी जो बचे वही उसका संबंध को बताता है। आगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है। निर्वात में प्रकाश का चाल यही है, तो 1 नंबर सही है। आगे देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। कौन जो है तत्व जो रेखा पर नहीं आता है, बोरॉन, सिलिकॉन, पोलेनियम या बिस्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मिथ यह रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। आइए जानते हैं कि रेखा पर आने वाला तत्व किसको कहा जाता है। उपधातुओं को रेखा पर रखे जाने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है। रेखा पर उपधातु को रखा जाता है, जो भी उपधातु तत्व है उसे रेखा पर रखा जाता है, क्योंकि वे धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण वाले होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं। इस प्रकार बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम और एस्टेटिन को रेखा पर आने वाला तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये सभी तत्व उपधातु है। अगला प्रश्न 11 नंबर, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है। जो मिश्र धातु होता है वह ठोस विलयन का एग्जाम्पल होता है, ठोस विलयन का उदाहरण होता है। आगे 12 नंबर, कि सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। एक ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम या लय। और इस प्रश्न बहुत कंफ्यूजन भी होता है, बहुत लोग इसका आवृत्ति मारते हैं, कोई आयाम मारते हैं। तो ध्वनि का तारतम्य उसके आवृत्ति पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। किसी ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी उच्च आवृत्ति होगी, यानी आवृत्ति जितना ही हाई होगा उसका तारतम्य भी उतना ही हाई होगा। आगे है कि यदि एक धातु A अपने विलयन से धातु B को विस्थापित कर देता है तो धातु A क्या होगा। जो विलयन का A है वो अपने धातु B को विस्थापित कर देता है, तो धातु A क्या है। तो धातु A जो है यह उच्च अभिक्रियाशील वाला है, B से अधिक अभिक्रियाशील है ये, तभी तो उसको विस्थापित कर दिया। तो 13 का ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक विस्थापन का समीकरण भी दिया गया है कि फेरस कॉपर सल्फेट में, फेरस जो है कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर दिया, यहाँ पर फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि फेरस लोहा का जो है अभिक्रिया दर अधिक कॉपर से। आगे 14 नंबर, कि यौन प्रजनन में, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, सादा यहाँ पर फेरस बोल दिया, यह फेरस नहीं होता, एफी लोहा होता है, फेरियम होता है, मिस्टेक हो गया है। चलिए आप लोग समझदार है, समझ लीजिएगा। आगे देखिए 14 नंबर, कि यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान कितना होता है। यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है उनके गुणसूत्रों का आधा गुणसूत्र देता है। कोई भी एक मेल और फीमेल से जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो पुरुष का आधा 23 गुणसूत्र आता है और महिला का भी 23 गुणसूत्र होता है। यानी वह कोई एक जो है एक व्यक्ति एक यौन प्रजनन अब उनके आधे गुण का ही योगदान देता है। आगे देखिए 15 नंबर, कि निम्नलिखित में किसका उपयोग करना गलत होगा। किसका उपयोग करना गलत है। किसी यौगिक का परमाणु, बिल्कुल गलत है। यौगिक का परमाणु नहीं, हम लोग बोल सकते हैं यौगिक का अणु होता है, जैसे H2SO4 यह हो गया तो यौगिक है, तो यौगिक का हम परमाणु नहीं बल्कि अणु बोलेंगे। तो 15 का एक गलत है। किसी तत्व का एक मूल होता है, बिल्कुल सही, ऐसे बोल सकते हैं। एक यौगिक का एक मूल होता है, यह भी सत्य है। किसी तत्व का परमाणु होता है, यह भी सही है। आगे देखिए 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बर्डिंग या मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जन्म करता है। तो मुकुलन के द्वारा कौन करता है, तो देखते हैं, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या ईस्ट। तो 16 का सही उत्तर है हाइड्रा, ऑप्शन ए सही है, हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगर बात करें प्लाज्मोडियम का तो यह बहुविखंडन विधि के द्वारा करता है। 17 देखिएगा, संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व किसको कहते हैं,
तो संक्रमण तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिनके दो सबसे बाहरी कोश अपूर्ण हो यानी पूरे रूप से भरा हुआ नहीं हो, उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। 17 का 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 में एलपी के पूछा गया प्रश्न है और टेक्नीशियन भी साथ में उस समय लिया गया था, तो ये दोनों का संयुक्त रूप से एग्जाम हुआ था, तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग पूरा देखिए। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे 18 का 3 नंबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न बहुत ही आसान है। आगे है 19 नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी सोचने समझने चिंता करने का जो मेन जो काम होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। यहाँ पर देखते हैं कुछ नोट्स दिया गया है। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क सभ्य स्वैच्छिक गतिविधि और चिंतन करने, सीखने, तर्क करने आदि को नियंत्रित करता है। जो प्रमस्तिष्क होता है वह स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला होता है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला भाग होता है। मेडुला ऑब्गलोटा, इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्गलोटा। मेडुला में श्वसन, हृदय, परिसंचारी परिवर्तन के नियंत्रण केंद्र होता है। आगे देखिए कि अनुमस्तिष्क शरीर के अभिविन्यास, आसन और संतुलन को बनाए रखता है। मध्य मस्तिष्क में 4 लोब होते हैं जिन्हें कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग होता है? तो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन है? प्रोटेस्ट, वृषण, शुक्रवाहिका या वीर्य पुटिका। तो पुरुषों में जो यौन अंग होता है वह होता है वृषण। 2 नंबर सही है, वृषण। 21 नंबर देखिए कि जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? और यह जो प्रश्न यह सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया है, सेम प्रश्न को दिया गया है। तो जब एक मैग्नीशियम को रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाएगा तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। रिबन के जलने और पूर्ण की राख अर्थात एमजीओ बनने पर एक चमकदार सफेद रोशनी पैदा होता है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम के जलने पर कैसा रंग पैदा होता है? तो सफेद रोशनी पैदा होता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को ध्रुव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत दिया था? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो सिद्धांत है 2 आवेशों के बीच, यह सिद्धांत चार्ल्स कूलॉम के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स कूलॉम के द्वारा दिया गया है। पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। इसको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए, चार्ल्स ड्यूफे ने विद्युत परिघटनाओं का वर्णन और व्याख्या करने का काम किया था। माइकल फैराडे विद्युत अपघटन ने अपने सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। आर्किमिडीज ने द्रव स्थिति का सिद्धांत दिया था, जिसे लोकप्रिय रूप से आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक धनायन है? धनायन कौन होता है? तो जितने भी धातु होता है वह सब धनायन होगा। इसको सीधा से याद रखना कि धातु जो होता है वह सब धनायन होगा और अधातु ऋणायन यानी माइनस चार्ज होता है। तो 24 का 3 नंबर सही हो जाएगा, अमोनिया यह एक धातु है। 25 है, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पारे का कौन मिश्र धातु है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमलगम। अमलगम पारे का एक मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। पीतल जो है तांबे और जस्ता का मिश्र धातु से बनता है। निक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन के मिश्र धातु से बनता है। और इलेक्ट्रम सोना और चांदी के मिश्र धातु से बनता है। इलेक्ट्रम जो है सोना और चांदी के मिश्र धातु का योग है। इस सेट का अंतिम प्रश्न 26वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? कौन है जो प्रोटीन के प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? ऑप्शन है लेप्टिन, केराटिन, एल्बुमिन या इंसुलिन। तो प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही है, एल्बुमिन। एल्बुमिन वह प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 4 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट
जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। जो अभी ALP का एग्जाम देना उनको शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।